नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़े माँ बाप को होटल में छोड़ के चले गए बेटा और बहू। मैं तुम्हारे माँ बाबूजी से बहुत परेशान हो गई हूँ। अमित, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। इन्हें झेलते झेलते मुझे 2 साल हो गए हैं, लेकिन बस अब और नहीं। या तो तुम इन्हें वृद्ध आश्रम भेजो या मैं मैके चली जाती हूँ। अमित की पत्नी ज्योति अपने पति पर सास ससुर को लेकर भड़क रही थी, तो अमित कहता है, तुम तो जानती हो मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम मैके जाने की बात मत किया करो। बस तुम मैके जाने की बात करती हो तो मेरा दिल बैठ जाता है। तुम ही नहीं, मैं खुद भी माँ बाबूजी से परेशान हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि एक पल में इन्हें यहाँ से निकाल दूँ, लेकिन क्या करूँ? इतनी आसानी से यह बुढ़े बुढ़िया वृद्धा आश्रम भी नहीं जाने वाले। इनके लिए तो कोई तिकड़म लगानी पड़ेगी। मुझे नहीं मालूम अमित, तुम क्या तिकड़म लगाओगे। बस मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। ओके ओके मेरी जान, अब तुम अपना गुस्सा थूक दो बस बेटा अमित। ओ अमित। अमित के बाबूजी राकेश जी ने अमित को आवाज़ लगाई तो अमित तिलमिला उठा। देखो, यह ड्रामा है। इनका पति से 2 बातें भी नहीं करने देते हैं ये लोग। तभी तो मैं भी कहती हूँ इनका जल्दी बंदोबस्त करो। और तुम हो कि देर पर देर किए जा रहे हो। बाबूजी ने फिर से आवाज़ लगाई अमित को। अमित बड़बड़ाते हुए गुस्से में माँ बाबूजी के कमरे में गया और बोला, क्या दिक्कत है तुम लोगों की? जब देखो अमित अमित चिल्लाते रहते हो। क्या काम है बेटा? तू कैसी बातें कर रहा है अपने बाबूजी से? अमित की माँ गायत्री जी ने कहा। तो माँ, और कैसे बात करूं? तुम दोनों तो बस यही काम है। उसकी बात काटते हुए बाबूजी बोले, बेटा आज तेरी छुट्टी है तो तू ऐसा कर, हमारे जो आधे अधूरे काम पड़े हैं वह कर ले। एक तो तेरी माँ की आंखें दिखानी है और मेरी शुगर चेकअप करवानी है। तू हमें ले चल। इतना सुन अमित और भी ज़्यादा भड़क गया। तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? एक दिन की छुट्टी है, उसी में तुम अपने अपने काम की रट लगाए रहते हो। और पैसे कौन सा मेरे दादाजी आकर दे गए हैं मुझे, जो तुम लोग इतने खर्चे बता देते हो। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही फालतू का समय। बेटा तू कुछ ज़्यादा ही भड़क रहा है। ऐसा तो कोई भारी काम नहीं बता दिया हमने तुझे। अभी हमारे हाथ पैर में दम है, हम खुद भी जा सकते हैं और ना ही तेरे पैसों की ज़रूरत है हमें। तू जा आराम से बिस्तर पर सो जा। अपने बाबूजी की बात सुन अमित पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चला गया। राकेश जी बैंक में जमा थोड़ी बहुत रकम से अपने और गायत्री जी के खर्चे पूरे कर लिया करते थे। चलो गायत्री, तुम तैयार हो जाओ, मैं खुद तुम्हें लेकर चलूँगा। ठीक है जी, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। इतना कहा गायत्री जी तैयार हो गईं और फिर दोनों डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकलते हैं। निकलने के बाद ज्योति फिर से अमित को बोलने लगती है, या हमें चैन से नहीं जीने देंगे अमित, जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ ज्योति, जल्दी में कोई बंदोबस्त करता हूँ, बस कुछ सूझ जाने दो मुझे। जाओ तुम, तब तक मेरे लिए 1 कप चाय बना लो बढ़िया सी। ठीक है, लाती हूँ। ज्योति चाय बनाने चली जाती है और अमित अपना शातिर दिमाग दौड़ाने लग जाता है कि क्या किया जाए जो इन्हें बुढ़े बुढ़ियों से पीछा छूट जाए। वह बहुत देर सोचता रहा। इतने में ज्योति भी चाय बनाकर ले आती है। ज्योति, तुम ही कोई सुझाव दो ना, क्या करना चाहिए? मेरा सुझाव तो स्पष्ट है, दोनों को खाने में जहर देकर मार डालते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते। सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, और है तो वह मेरे माँ बाप ही। यार कैसे जान ले सकता हूँ मैं उनकी? तो फिर खुद ही दिमाग लगाओ, ज्योति ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी राकेश जी और गायत्री जी डॉक्टर के वहाँ से आ गए। अपने कमरे में जाकर बातें करने लगे। चलो आज का काम तो पूरा हुआ। गायत्री, अब 3 दिन बाद जाना है तुम्हें अपनी आँखों का चश्मा बनवाने और मुझे दवाई लेने। देखता हूँ कितना आराम लगता है।
3 दिन में, नहीं तो बस इंजेक्शन ही लगवाने पड़ेंगे मुझे, लेकिन अभी तो मुझे भी सही दिखाई देता है। हाँ जी, बस चश्मा बन जाएगा तो साफ साफ दिखाई देगा। चलो देखते हैं। 3 दिन बाद माँ बाबूजी बातें कर रहे थे और कमरे के दरवाजे के पास खड़ा अमित माँ बाबूजी की सब बातें सुन अपना खुरापाती दिमाग लगा रहा था कि कहीं कोई सुझाव मिल जाए। तो उनकी बातें सुन उसे एक सुझाव आया। वह दबे पांव वहां से अपने कमरे में गया और अपनी पत्नी को पकड़कर इधर से उधर घुमाते हुए बोला, ज्योति ज्योति, जिसका हमें इंतजार था, जिसके लिए हमने लंबा समय गुजार दिया, अरे वाह हुआ क्या है, बताओगे भी? बड़े खुश नजर आ रहे हो, ज्योति ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा। तो अमित खुश अंदाज में बोला, ज्योति मुझे एक आइडिया मिल गया है। इन ज्योति की आंखों में चमक उठी, बोली, क्या बात कर रहे हो? कौन सा आइडिया मिल गया तुम्हें, बताओ, अमित ने ज्योति के कानों में कहा। तो ज्योति बड़ी खुश हो गई। बस ज्योति, अब तुम माँ बाबूजी को शीशे में उतार लो और मैं भी आज्ञाकारी बेटा बन जाता हूँ, फिर देखना तुम। गायत्री, ठीक है जी, आज से हमारा मिशन शुरू। दोनों ने हाथ मिलाया और अपने काम में लग गए। माँ जी, बाबूजी, मैं आपके लिए गरम गरम दूध लाई हूँ, पी लीजिए, ज्योति ने अपने सास ससुर को बड़े प्यार से दूध देते हुए कहा। तो दोनों ज्योति को अपनी बूढ़ी आंखों से आश्चर्यचकित होते हुए देखने लगे, क्योंकि ज्योति दूध तो क्या, उन्हें एक गिलास पानी तक नहीं देती थी। माँ बाबूजी क्या सोच रहे हैं, मैं बहुत प्यार से दूध लाई हूँ, पी लीजिए। फिर दोनों ने उसके हाथों से दूध लिया और पीने लगे। ज्योति दूध खत्म होने का इंतजार करने लगी और दूध खत्म होते ही गिलास एक तरफ रख माँ के पैर दबाने लगी। तो राकेश जी और गायत्री जी बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। ज्योति और अमित ने थोड़ी देर दबाए और फिर माँ बाबूजी को सुला के चलते बने और अपने कमरे में जाकर बोले, मैं तो पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही थी। कोई नहीं ज्योति, 15 दिन की तो बात है, फिर तो बस चांदनी रात है। दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन अमित ऑफिस से आते हुए माँ के लिए नई स्वेटर और बाबूजी के लिए नए शाल लेकर आया और आते ही सीधा उनके कमरे में जाकर उन्हें दिखाते हुए बोला, देखिए बाबूजी, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। गायत्री जी और राकेश जी बड़े खुश होते हैं। फिर अमित थोड़ी देर दोनों के पास बैठकर अपने कमरे में चला जाता है। ओह, यह बुढ़िया बुढ़े तो जाते जाते भी खर्चा करवा रहे हैं, ज्योति मुंह बनाते हुए कहती है। कोई नहीं डार्लिंग, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, अमित ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। ज्योति जानती थी कि राकेश जी को गुड़ की खीर बहुत पसंद है, इसीलिए अगला पैतरा उसने गुड़ की खीर बनाकर खेला। खीर ले जाकर बाबूजी और माँ के कमरे में गई और कहने लगी, बाबूजी, मुझे पता है कि आपको गुड़ की खीर खाने का बड़ा मन कर रहा था। बहू, तुम्हें कैसे पता लगा? गायत्री जी ने बहू से पूछा। अरे क्या माँ, आप भी? जब माँ बाप बच्चों के बिना बोले उनके मन की बात समझ जाते हैं और उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, तो क्या बच्चे माँ बाप के मन की बात नहीं जान सकते? बस मुझे आभास हुआ और मैंने बाबूजी के लिए खीर बना दी। बहू की बात सुनकर राकेश जी और गायत्री जी बहुत खुश हुए और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। भगवान ने उनके बच्चों को सद्बुद्धि दे दी। सुमित राकेश जी और गायत्री जी का इकलौता बेटा है। राकेश जी की प्राइवेट जॉब थी, जिससे उनका घर खर्च सही से पूरा हो जाता था। गायत्री जी बहुत समझदार महिला थी। उनका घर बहुत छोटा था। अपने पति की कम कमाई में भी अच्छे से पूरा कर लेती थी और पाई पाई जोड़कर उन्होंने ज़मीन भी खरीद ली थी, जिस पर उन्होंने अपने सपनों का आशियाना खड़ा किया। अमित भी बहुत छोटा था। राकेश जी की ज़्यादा आमदनी नहीं थी, इसीलिए गायत्री जी घर पर ही सिलाई कढ़ाई का काम कर लिया करती थी। लेकिन अमित की पढ़ाई में उन्होंने कोई कमी नहीं की। उसे अच्छे स्कूल से पढ़ाया, फिर अच्छे कॉलेज से पढ़ाया। उसकी रेलवे में नौकरी लग गई। फिर उसके लिए लड़की ढूंढी,
दूर के रिश्तेदार ने ज्योति का सुझाव दिया तो ज्योति अमित और माता पिता दोनों को पसंद आ गई, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि मासूम सी दिखने वाली ज्योति इतनी क्रूर होगी। वह बात बात पर सास ससुर को ताने मारती, वह कुछ काम बताते तो उसे नज़रअंदाज कर देती और जरा सी रोक टोक पर पूरा घर सर पर उठा लेती थी। राकेश जी थोड़े गुस्से वाले स्वभाव के व्यक्ति थे, परंतु गायत्री जी उतनी ही ठंडे दिमाग की महिला थी। वह हमेशा अपने पति का गुस्सा शांत कर देती थी। राकेश जी को ज्योति पर गुस्सा आता तो गायत्री जी उन्हें बड़े प्यार से हैंडल कर लेती थी। अमित शादी से पहले अपने माता पिता की सेवा करता था, लेकिन ज्योति के आते ही वह उसके रंग में रंग गया था। अपनी मीठी मीठी बातों से अमित को हमेशा फंसा कर रखती थी, जिससे अमित को बस हर जगह ज्योति ही दिखाई पड़ती थी। ज्योति की बातों में आकर अमित भी अपने माँ बाबूजी पर भड़कता रहता। अमित एक नंबर रिश्वतखोर व्यक्ति था। वह अपने विभाग में काम करने के लिए रिश्वत लिया करता था। रेलवे में होने का लाभ उठाना उसे अच्छे से आता था। बाबूजी उसे हमेशा बोला करते थे कि बेटा, रिश्वत लेना पाप है, तुम रिश्वत मत लिया करो, कम में ही पूरा कर लिया करो। लेकिन अमित अपने बाबूजी का विरोध किया करता था। आपको मेरी खुशियाँ देखकर जलन होती है। आप नहीं जानते हैं कि मैं अच्छा जीवन व्यतीत करूं, अपनी पत्नी के साथ खुश रहूं। हमेशा मेरी खुशियों के आड़े आते हैं आप। बार बार मुझे रिश्वत को लेकर सुनाते रहते हैं। आपको क्या दिक्कत है मैं कुछ भी करूं? अमित के कटु वचन सुन राकेश जी को गुस्सा आ गया तो उन्होंने अमित पर हाथ उठा दिया। इस बात को लेकर अमित अपने माता पिता से बहुत परेशान था। ऊपर से ज्योति आग में घी डालने का काम करती थी। अशोक जी और गायत्री जी चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन माता पिता होने के नाते गलत बात पर टोक देते थे, तो यह बात अमित और ज्योति को बहुत खलती थी, जिससे परेशान होकर दोनों उन्हें घर से निकालना चाहते थे। एक दिन अमित शाम को ऑफिस से आते ही सीधा माँ बाबूजी के कमरे में गया और बोला, माँ बाबूजी, आप दोनों के लिए खुशखबरी है। हम 2 दिन बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे हैं। आप दोनों अपना जरूरी सामान पैक करना शुरू कर दीजिए। राकेश जी बोले, बेटा, पर इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा। अमित बोला, क्या बाबूजी, आप भी कैसी बात करते हैं, मैं सब कर लूँगा। अमित और ज्योति 2 दिन बाद माँ बाबूजी को कैलाश मानसरोवर की यात्रा के उत्तराखंड ले गए और वहां उन्होंने होटल में 2 कमरे बुक करवाए, एक ग्राउंड फ्लोर पर और दूसरा तीसरी मंजिल पर। सब रात का खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए। अमित और ज्योति माँ बाबूजी को छोड़कर उनके सारे कागज, पहचान पत्र और रुपए लेकर वहां से घूमने निकल गए। वह दोनों बहुत खुश थे कि बुढ़िया और बूढ़े से मुक्ति मिली। उधर राकेश जी और गायत्री जी दूसरी सुबह जागे, नहाया धोया और सफ़र में आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। सब तैयारी हो जाने के बाद वह अमित और ज्योति का इंतज़ार करने लगे। इसी इंतज़ार में सुबह के 10 बज गए। अब तो होटल से चेकआउट का समय भी हो चला था। होटल का बेरा आया और उन दोनों से चेकआउट करने के लिए कहा। तब उन्होंने बेरे से कहा, बेटा, रूम नंबर 2 में हमारे बेटे और बहू हैं, वो आ जाएंगे तो हम चेकआउट करवाएंगे। बेरा बोला, माँ जी, उन्होंने तो कल रात ही चेकआउट करवा दिया। यह सुनकर राकेश जी और गायत्री जी के तो होश हवस ही गुम हो गए। अब धीरे धीरे उन्हें सब समझ आने लगा कि 10-15 दिनों में बेटा और बहू में अचानक से परिवर्तन क्यों आया था। बेचारे दोनों घबरा गए। फिर बेरे ने ही उन्हें हिम्मत बंधाई और उसने कहा, बाबूजी, आप माँ जी को संभालिए, मैं अभी होटल मैनेजर से बात करता हूँ। बेरा होटल के मैनेजर से बात करता है और उन्हें होटल के मालिक के पास ले जाता है। होटल के मालिक दोनों बुजुर्गों को देखते हैं और उन्हें चाय पानी के लिए पूछते हैं। होटल के मालिक की उम्र 30 से 35 साल के बीच में की थी।
वह बड़े प्यार से राकेश जी और गायत्री जी से सारी जानकारी प्राप्त करते हैं और पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस वाले राकेश जी और गायत्री जी से उनके पहचान पत्र और अन्य जरूरी कागजात मांगते हैं तो वह बताते हैं कि सारे दस्तावेज तो बेटे के पास ही थे। उसने उनसे कहा कि माँ बाबूजी सारे कागज और पहचान पत्र मुझे दे दो, आपसे सफ़र में खो जाएंगे, इसीलिए हमने अपने सारे कागज और रुपये पैसे सब उन्हीं दोनों को दे दिए थे। पुलिस वाले ने कहा, माँ जी और बाबूजी आप किस सिलसिले में उत्तराखंड आए थे? तब राकेश जी बोले, हम कैलाश मानसरोवर यात्रा के सिलसिले में यहाँ एक रात के लिए रुके थे और आज आगे की यात्रा करनी थी। तब इंस्पेक्टर ने पूछा, मानसरोवर यात्रा के लिए क्या आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था? तब गायत्री जी ने कहा, बेटा रजिस्ट्रेशन किस बात का? इंस्पेक्टर ने कहा, माँ जी दुर्गम इलाकों की यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन होता है और साथ ही मेडिकल चेकअप भी। जिन्हें गंभीर बीमारी होती हैं जैसे शुगर, हाई बीपी, अस्थमा, तो उसके लिए बॉडी चेकअप होता है। और आप दोनों को देखकर तो नहीं लगता कि आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर पाएंगे, क्योंकि आप दोनों तो लाठी पकड़े हुए हो। माँ जी आपको आपके बेटे ने ठग लिया है और वह आप दोनों को यहाँ छोड़कर चला गया है। राकेश जी और गायत्री जी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे, हे भगवान ऐसी धोखेबाज औलाद किसी को ना दे। राकेश जी और गायत्री जी इंस्पेक्टर से बोले, बेटा हमें हमारे घर छुड़वा दो। इंस्पेक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आप दोनों को आपके घर सकुशल पहुंचा दिया जाएगा, आप फिक्र ना करें, हमें 1-2 दिन का समय दीजिए। अब तो राकेश जी और गायत्री जी के पास कुछ नहीं था, बेचारे कहाँ रहते, क्या खाते। अजनबी शहर में भला होटल मालिक का उन्होंने दोनों को रहने के लिए कमरा और 3 टाइम का खाना भी दिया और समय समय पर उनका हाल चाल पूछने चला आता था। 3 दिन बाद राकेश जी और गायत्री जी की घर वापसी का समय आ गया और वह घर जाने से पहले होटल के मालिक से मिलने और उन्हें खूब सारा आशीर्वाद दिया और प्यार किया। होटल मालिक ने कहा, यह दुनिया भी बड़ी अजीब है, जिसके पास माँ बाप हैं वह उनकी कद्र नहीं करता और जिनके पास नहीं है वह तरसते हैं। जैसे कि मेरे माँ बाप कार एक्सीडेंट में मर गए जब मैं मजहा 15 साल का था। पुलिस वाले राकेश जी और गायत्री जी को उनके घर छोड़ने गए। घर में ताला लगा हुआ था। पुलिस वालों ने ताला तोड़वाया और सकुशल उन्हें उनके घर छोड़ दिया। अब राकेश जी और गायत्री जी ने एक दृढ़ निश्चय किया। सबसे पहले उन्होंने अपना वह मकान बेच दिया और अपना जरूरी सामान लेकर वो वृद्धाश्रम चले गए। 1 महीने बाद अमित अपनी पत्नी के साथ घर लौटा तो वह किसी और को अपने घर में देखकर दंग रह गया। उसने मकान में रह रहे लोगों से पूछा, आप इस घर में किसकी इजाज़त से रह रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि यह घर उन्होंने खरीदा है। अब अमित और ज्योति ने अपना माथा पकड़ लिया और उधर राकेश जी और गायत्री जी के दिन आराम से कट रहे थे। अब उनके पास पैसा भी थे और सर पर छत भी, और सबसे बड़ी बात दोनों एक दूसरे के साथ थे। अमित अपनी पत्नी ज्योति पर चिल्ला रहा था, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उन दोनों ने माँ बाबूजी को खूब तलाश किया लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने अपना पता किसी को नहीं बताया था। दुनिया में ऐसा सबक शायद किसी भी माँ बाप ने नहीं सिखाया होगा। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे बड़ा कुकृत्य है जो माँ बाप आप पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। आप उन्हीं को तीर्थ यात्रा के नाम पर एक ऐसी जगह छोड़ आए जहां उनका कोई ना हो। दोस्तों, इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।